तरह उसमें जितनी भी मोलरिटी है, ये देखिए ज़रा, मोलरिटी के हिसाब से ही बाकायदा ये सॉल्यूट घट रहा है, बढ़ने पर मोलरिटी बढ़ रही है अर्थात। तो आज हम केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय विलयन के बारे में चर्चा करेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कैसी सांद्रता वगैरह नापते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलयन क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ समांगी जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है। समांगी का मतलब होता है कि इसका जो संगठन है वो सभी स्थानों पर एक समान होना चाहिए। जैसे चाय ऊपर नीचे हर जगह एक समान मीठी लगती है, तो चाय को हम विलयन कह सकते हैं। विलयन में अगर दो चीज़ें हैं तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कह सकते हैं। अगर हम इसे सामान्य रूप से देखें तो ये देखिए ज़रा, विलेय में 3 अक्षर होते हैं और विलायक में 4 अक्षर होते हैं। तो विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके आधार पर हम इसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और यह नियम इंग्लिश में भी लागू होता है, जिसमें क्रमशः 6 और 7 अक्षर हैं। अधिकतर हम विलयन को घोल मानते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विलायक द्रव ही हो। विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसके आधार पर हम विलयनों को कई भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 9 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें विलायक, ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। आइए इन उदाहरण को क्रमशः देखते हैं। चलिए, तो अब हम विलयन के 9 प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो विलयन के अगर 9 प्रकार की बात करें तो ये देखिए, ये विलायक है और ये विलेय है। तो विलायक में हम 3 बार ठोस लिख देते हैं, 3 बार द्रव लिख देते हैं और 3 बार गैस लिख देते हैं। और विलेय में क्या करते हैं कि ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस और ठोस द्रव गैस लिख के इसको 9 प्रकारों में बांट लेते हैं। अब जहाँ विलायक की बात होगी उसका मतलब होगा कि इसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, और जहाँ विलेय की बात होगी उसका मतलब उसकी कम होगी। तो अगर कोई हम ऐसा उदाहरण देखें कि कोई जिसमें विलायक भी ठोस हो और विलेय भी ठोस हो, तो इसका उदाहरण है सभी के सभी मिश्र धातु हैं, जैसे कि पीतल, स्टील और गन मेटल। बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो इसका उदाहरण है। अगर हम पीतल के उदाहरण देखें तो पीतल में क्या होता है कि 80% होता है कॉपर और 20% होता है जिंक। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों की चीज़ें ठोस हैं, तो ये ठोस और ठोस का उदाहरण कहलाएगा। दूसरे नंबर पर देखें तो ठोस और द्रव, यानी ठोस की मात्रा ज़्यादा और द्रव की मात्रा कम। तो इसका उदाहरण होगा पनीर, आइसक्रीम, जैम, जेली। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें द्रव कम मात्रा में होता है और ठोस ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये उसका उदाहरण है। अगर हम ठोस और गैस की बात करें तो प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरीके से अगर हम द्रव ज़्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में हो, तो जो उदाहरण है, हम जब भी हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन का तात्पर्य हमारे दिमाग में एक घोल ही आता है, अर्थात शरबत ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें शक्कर, ठोस की मात्रा कम होती है और जल, द्रव की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम द्रव और द्रव की बात करते हैं तो शराब और पानी का मिश्रण, यानी एथिल अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें ठोस भी द्रव है, मतलब द्रव विलायक है और द्रव ही विलेय है। अब हम द्रव विलायक और गैस विलेय की बात करते हैं तो सोडा वाटर में घुली हुई जो CO2 होती है वो इसका उदाहरण है। सोडा वाटर में घुली हुई CO2 का मतलब ये हुआ कि सोडा वाटर में ख़राब होने से बचाने के लिए, निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए उसमें CO2 गैस मिला दी जाती है, और जब हम सोडा वाटर की वाटर खोलते हैं तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ CO2 गैस के निकलने की ही होती है। इसके बाद अगर गैस की मात्रा ज़्यादा और ठोस की मात्रा कम की बात करें तो इसका उदाहरण है हवा में कार्बन के कण। यानी हवा जब होती है, कार्बन के कण, अगर धुआं की बात करें तो धुआं में क्या होता है, हवा ज़्यादा होती है और कार्बन के कण उसमें कम होते हैं, अर्थात कार्बन के जो ठोस कण हैं वो कम है और हवा, गैस की मात्रा ज़्यादा है। अब हम गैस और द्रव की बात करें तो गैस ज़्यादा और द्रव कम, तो इसका उदाहरण है हवा में जलवाष्प। यानी जो हवा में जब जलवाष्प की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, द्रव अर्थात वाष्प कम होता है और हवा ज़्यादा होती है। लास्ट अगर हम गैस और गैस की बात करें जिसमें विलायक गैस हो और विलेय भी गैस हो,
तो ऐसा उदाहरण तो हवा ही है, क्योंकि हवा में जितनी भी गैसें घुली होती हैं उसमें वो गैस भी विलायक की तरह काम करती है और गैस ही विलेय की तरह कार्य करती है। तो इस तरीके से ये 9 प्रकार विलयन के हुए उदाहरण सहित। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक तो कहलाते हैं तनु विलयन और दूसरे कहलाते हैं सांद्र विलयन। तो तनु का मतलब होता है पतला विलयन, अर्थात इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। दूसरा सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन, अर्थात इसमें विलेय काफ़ी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलेयता के आधार पर अगर हम देखें तो विलयनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है संतृप्त विलयन, दूसरा कहलाता है असंतृप्त विलयन और तीसरा जो विलयन है वो कहलाता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें सामान्य ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। असंतृप्त विलयन में घोली जा सकती है और अति संतृप्त विलयन हमें तब प्राप्त होता है जब संतृप्त विलयन को अचानक ठंडा कर दिया जाए तो वापस विलेय के रवे बनने लगते हैं। विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए बहुत अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ प्रमुख इकाइयों की अगर हम बात करें तो उनमें पहली होती है मोलरता, दूसरी इकाई होती है उसका नाम कहलाता है मोललता, तीसरी इकाई होती है नॉर्मलता, चौथी होती है मोल प्रभाज, फिर इसी तरीके से ppm यानी जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और भी इकाई होती हैं जिसको फॉर्मलता वगैरह कहते हैं। यदि हम मोलरता की परिभाषा की बात करें तो वास्तव में 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में कितने मोल घुले हुए हैं यह दर्शाती है मोलरता। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल 40 ग्राम होता है, यानी 40 ग्राम को 1 मोल कहा जाता है। तो 40 ग्राम को अगर हम 1 लीटर विलयन में घोल दें, यानी 1 लीटर विलयन में अगर 40 ग्राम उपस्थित होगा तो ऐसे विलयन का जो मोलरता होगी वो 1 मोल होगी। तो मोलरता को देखने के लिए हम इस पात्र की सहायता से क्लियर समझ सकते हैं। ये जो पात्र है ये 1 लीटर का पात्र है। इसमें किसी भी चीज़ को अगर हम घोलेंगे तो घोलने के लिए ये देखिए जरा, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया जा रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन वॉल्यूम, और ये सॉल्यूट का अमाउंट है। सॉल्यूट का अमाउंट हम ऊपर चढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ये देखिए जरा, नीचे 0 वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर 1.0 वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरीके से ये कितने लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है और नीचे 0.2 लिखा हुआ है, यानी सॉल्यूशन कम से कम 0.2 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें विलेय सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि उसमें विलेय भी मिला हुआ है। अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये देखिए जरा, कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे बता रहा है कि जो सॉल्यूशन होता है या जो मोलरता होती है, मोलरता की जो वैल्यू होती है वो 1 मोल यानी मोलरता में दर्शाते हैं उसको। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 1.00 m लिखा हुआ है तो 1.0 मोल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इसमें सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ाते हैं, ये देखिए जरा, सॉल्यूशन की मात्रा अगर बढ़ाते जाएंगे, जबकि इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया है, केवल सॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट उतना ही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होता जा रहा है, ये जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है यानी जो मोलरिटी है, मोलरिटी कम होती जा रही है। ये देखिए जरा, अभी है 0.69, ये देखिए जरा 0.696 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू है, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो मात्रा है वो है 0.718 लीटर, यानी 1 लीटर से कम सॉल्यूशन है। और यहाँ पे इसमें 0.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है या मोल है, आधा मोल है सॉल्यूट का। अब अगर हम आधा मोल सॉल्यूट का घोला रहने दें और सॉल्यूशन की वैल्यू यानी सॉल्यूशन की मात्रा कर दें 1 लीटर, तो ये देखिए यहाँ की जो मोलरिटी है वो कितनी आ जाती है, आधा मोल आ जाती है।
आधा मोल का मतलब हुआ 0.5 मोल, यानी कि इससे क्लियर हुआ कि यदि 1 लीटर में सॉल्यूट है वो अगर आधा मोल घुला हुआ है 0.5 मोल यानी आधा मोल घुला हुआ है, तो उस विलयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 0.5 मोल यानी आधा मोल होगा। ये हुआ इसका मतलब, अर्थात हमें पता चल गया अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ने पर निश्चित है कि इसमें क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी इसकी मोलरिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए ज़रा अच्छे से, यहाँ पे 0.5 की वैल्यू हम ऊपर बढ़ाते हैं, देखा जरा जैसे ही हम ऊपर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये देखिए ज़रा अभी वैल्यू है यहाँ पे 0.590 और यहाँ पे है 0.590, यानी अगर हम जितना 1 लीटर में जितना भी सॉल्यूट मिलाएंगे उतनी ही उसकी मोलरता है अर्थात मोलरिटी है। यानी 1 लीटर में अगर 1 मोल घुला है तो मोलरिटी 1 हो जाएगी, 2 मोल घुले हैं तो मोलरिटी 2 हो जाएगी, अगर 3 मोल घुले हैं तो मोलरिटी 3 हो जाएगी। यानी 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें जितनी भी मोलरिटी है, ये देखिए जरा मोलरिटी के हिसाब से ही बाकायदा ये सॉल्यूट घट रहा है, बढ़ने पर मोलरिटी बढ़ रही है। अर्थात क्लियर हो गया मोलरिटी का सॉल्यूट किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है या निर्भर करता है। धन्यवाद। चैप्टर का शेष भाग पार्ट 2 में